नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जीवन की बहुत सी चुनौतियों से निपटने के बारे में प्रकृति हमें संदेश देती रहती है, सिखाती रहती है। तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जो प्रकृति बताती है कि इस रास्ते पर मत चलो, सावधानी बरतो, चेतावनी देती है। एक तरह की प्रकृति अपने नियमों के मुताबिक, अपने नियमों के अनुसार जो है बताती रहती है हमें। और हम जो है इस गलतफहमी में कि हम सब कुछ जानते हैं, उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, उसकी उपेक्षा करते रहते हैं और हम अभिशप्त होते हैं उसका परिणाम भुगतने के लिए। तो आज प्रकृति की जिस चेतावनी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो ही सच हो, वो गलत भी हो सकता है, वो हमारी मिथ्या धारणा भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रेगिस्तान। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में प्यासा आदमी पानी खोजता है और उसको मरीचिका जब दिखाई देती है तो उसको लगता है कि बस यही तो पानी है, सामने पानी है, थोड़ा सा चलेंगे पानी मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। मरीचिका ये मनुष्य को समझाने, बताने, चेतावनी देने के लिए है कि जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। तो अब थोड़ा राजनीति पर आ जाते हैं, जो अपना मुख्य विषय है। तो राजनीति में भी ऐसा होता है और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, और दुख की बात यह है कि पिछले 10 साल से इसी मरीचिका के पीछे भाग रही है। तो क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिम समाज, मुस्लिम मतदाता रेगिस्तान है और उसका वोट मरीचिका है, जो उसको लगता है हर समय कि बस हाथ बढ़ाया और मिल जाएगा, ये काम कर दें तो मिल जाएगा, ऐसा हम स्टैंड ले लें तो मिल जाएगा, हमारी सरकार ऐसा फैसला कर ले तो मिल जाएगा, हम इस तरह का प्रयास करें तो हमको ये वोट मिल जाएगा। कभी नहीं मिलता है। बहुत से उदाहरण देखे होंगे आपने, बहुत से उदाहरण मैंने भी बताए हैं। एक और उदाहरण आपको बता रहा हूँ। सिकंदर बख्त, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे 1980 में, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, शीर्ष नेतृत्व में शामिल थे। चांदनी चौक से चुनाव लड़ते थे भाजपा के टिकट पर। उनकी अपनी गली में उनको कुल 6 वोट मिलते थे। 6 में एक उनका था, एक उनकी पत्नी का था और 4 उनके नौकरों का। इससे ज़्यादा वोट उनको अपनी गली में नहीं मिला। चांदनी चौक का वो मुस्लिम बहुल इलाका था, मुसलमानों के नेता थे सिकंदर बख्त, और राजनीति की जो परिभाषा गढ़ी जाती है उसमें एक तरह से सेकुलर, या आप कहें कि वो नरमपंथी माने जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी थे, इसलिए भी माना जाता था कि वाजपेयी जी से मुसलमान नाराज़ नहीं रहते इतना, भाजपा के या उससे पहले जनसंघ के दूसरे नेताओं से जितना रहते थे, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। लेकिन ऐसा कभी मुस्लिम नेता के साथ नहीं हुआ। ये जो लोग बार बार सवाल उठाते हैं ना कि भाजपा मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है, जिनको टिकट दिया उनका हश्र देखने के बाद कोई पार्टी नहीं देना चाहेगी। भाई आप बताइए, सिकंदर बख्त किस मायने में जो है, किस पैमाने के अनुसार खराब नेता या खराब उम्मीदवार है? अगर उनको भी अपने ही समाज का वोट नहीं मिलता तो किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे समाज से किसी व्यक्ति को टिकट क्यों देना चाहिए? 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, और पिछले 10 सालों में उन्होंने मुस्लिम समाज के भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, उनके आर्थिक उन्नयन का मामला हो, हर मोर्चे पर उन्होंने जितना कुछ किया है इससे पहले की किसी सरकार ने, जो अपने को सेकुलर बताती थी, जो अपने को मुसलमानों का हितैषी बताती थी, उसने नहीं किया। वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का मामला हो, शौचालय का मामला हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का मामला हो, जनधन अकाउंट खोलने का मामला हो, सभी योजनाएं गिना लीजिए, उनमें मुसलमानों को जो उनका आबादी का प्रतिशत है उससे ज़्यादा लाभ मिला, और इसको वो स्वीकार करते हैं।
फिर भी भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। आम मुस्लिम मतदाता की बात छोड़ दीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं मुस्लिम कार्यकर्ता, खासतौर से उनके अल्पसंख्यक मोर्चे की बात करें, जिनके बारे में सबको पता है, उनके बूथ पर भी वोट नहीं मिलते, उनके भी वोट नहीं मिलते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि हठ पर अड़ी हुई है कि हम तो मुसलमानों का वोट लेने का प्रयास करते रहेंगे। तो अभी 27 अगस्त को एक बैठक हुई अल्पसंख्यक मोर्चा की, भारतीय जनता पार्टी की। आपको मालूम है 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ है, सदस्यता अभियान। लक्ष्य यह है कि 10 करोड़ नए सदस्य जोड़े जाएंगे और अल्पसंख्यक मोर्चे का लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। अब इस बैठक की अध्यक्षता कहें या इस बैठक में मुख्य रूप से मौजूद थे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू। तो वहाँ पर एक जो है भाषण हुआ उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, जिनका नाम है शादाब शम्स। उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को बताने की कोशिश की कि ये जो 1995 का वक्फ एक्ट बना था पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने में, उसमें जो नरेंद्र मोदी की सरकार संशोधन विधेयक लेकर आई है, जिसे विचार के लिए जेपीसी को भेज दिया गया है, उससे गरीब मुसलमानों का कैसे भला होगा। उनसे सवाल पूछे गए। सवाल पूछना जायज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ बैठा कोई व्यक्ति इस संशोधन विधेयक से सहमत हो ऐसा नज़र नहीं आया। कहा यह गया कि आप ये वक्फ संशोधन विधेयक ला रहे हैं, उसके बाद हम कैसे जो है उम्मीद करें कि मुसलमान भाजपा से जुड़ेगा। इसकी वजह से तो भाजपा के मुस्लिम विरोधी होने की जो छवि है वो और पक्की होगी। इस कदम से मोदी सरकार की नीयत पर मुसलमान शक कर रहे हैं। अब इन लोगों से कोई पूछे कि भाई जब ये वक्फ कानून में संशोधन का विधेयक नहीं आया था, तब क्या भाजपा से जुड़ रहे थे मुसलमान? तब क्या भाजपा को वोट कर रहे थे मुसलमान? तो नहीं करने का एक हर समय बहाना चाहिए, और हर समय बहाना खोजने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मुद्दे को उठाकर आप कह सकते हैं कि ये हो रहा है इसलिए हम वोट कैसे दें बीजेपी को। तो बीजेपी कुछ भी कर ले, मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला है। बीजेपी और मुसलमानों के वोट के रास्ते में इस्लाम है उनका लक्ष्य है शरिया का राज स्थापित करना। उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो इसलिए भाजपा कोई भी कोशिश करती रहे, कितनी भी कोशिश करती रहे, ये जो सवाल पूछे गए वहाँ पर किरण रिजिजू के सामने भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्या कभी किसी मुसलमानों की बैठक में, गैदरिंग में आपने ये सवाल सुना कि कांग्रेस पार्टी के राज में इतने सांप्रदायिक दंगे हुए, मुसलमान इतने मारे गए, पुलिस फायरिंग में, पीएसी फायरिंग में इतने मारे गए, वो उनसे सवाल पूछा गया? कभी नहीं। क्योंकि कांग्रेस को वो अपने रास्ते की बाधा नहीं मानते, कांग्रेस को वो अपने रास्ते का सहायक मानते हैं। उनको लगता है कि शरिया का राज कायम करने में अगर कोई मददगार बन सकता है तो कांग्रेस पार्टी बन सकती है, और कोई रोड़ा बन सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। तो ये फर्क है। पिछले 77 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जब भी सत्ता में रही, मुसलमानों के भले के लिए कुछ नहीं किया, और उन्हीं की बनाई हुई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, अगर उस रिपोर्ट को आप सही मानना चाहें, कि उनकी मुसलमानों की स्थिति देश में दलितों से भी बदतर है। तो किसने किया ये बदतर स्थिति? 55 साल देश पर जो है कांग्रेस का सीधा या परोक्ष रूप से शासन रहा। उसके बावजूद, और मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी कांग्रेस पार्टी, उसके बावजूद क्यों ये दशा है मुसलमानों की? कभी मुस्लिम समाज ने ये सोचने की कोशिश की? तो उनको अपने भले से कोई मतलब नहीं है, उनको सस्ता राशन नहीं चाहिए,
उनको मुफ्त में मकान नहीं चाहिए, गैस कनेक्शन नहीं चाहिए, शौचालय नहीं चाहिए, उनको शरिया का राज चाहिए। आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। आपको लगता है कि मुफ्त में राशन दे देंगे, घर दे देंगे, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, शौचालय, बैंक अकाउंट खोल देंगे और मुसलमान आपके साथ आ जाएंगे। आपको लगता है कि आप देश में दंगे बंद करा देंगे, मुसलमान आपके साथ आ जाएंगे। 10 साल से लगातार आप देख रहे हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। जो दंगा हुआ हिंदुओं के खिलाफ दिल्ली में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय सुनियोजित तरीके से दंगा कराया गया। किन संगठनों ने कराया, ये सब कुछ जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में सामने आ रहा है, और कौन लोग शामिल थे ये भी सामने आ रहा है। लेकिन मुसलमान का ध्यान उस पर नहीं है। मुसलमान दंगे में मारा जाए, पुलिस फायरिंग में मारा जाए, उसको कांग्रेस पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप उसके लक्ष्य को समझ ही नहीं रहे हैं। वो चाहता क्या है ये आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना गुणगान करते हैं, उनको जरा पढ़ लेते। उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि मुसलमान के लिए देश प्रेम बाद में है, अब अपने मजहब से प्रेम पहले है। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, अली ब्रदर्स का उन्होंने उदाहरण दिया कि बड़े नेशनलिस्ट मुसलमान थे। ये कहा जाता है ना कि राष्ट्रवादी मुसलमान, वो ऐसा नहीं सोचते। अली ब्रदर्स को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि बहुत बड़े राष्ट्रवादी मुसलमान थे, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि अरब कंट्री में उनको दफनाया जाए, भारत में न दफनाया जाए। ऐसे देश में दफनाया जाए जहां शरिया का राज हो, शरिया के कानून के मुताबिक देश चलता हो। जहां गैर मुस्लिमों का शासन है, यानी दारुल हरब है, वहां मुसलमान उस देश को कभी अपना नहीं मान सकता। ये बात जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की समझ में आएगी तो उनको फैसला करने में आसानी होगी। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस देश से आप मुसलमानों को कहीं भगा नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इस बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये तो सोचना पड़ेगा। आप उस मरीचिका के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वहां पानी नहीं है, रेत है। रेत को जब तक पानी समझते रहेंगे, गलत फैसले लेते रहेंगे, गलत निष्कर्ष पर पहुंचते रहेंगे, हमेशा जो है ठगे हुए महसूस करेंगे। तो ये जो ठगा हुआ महसूस करने की भावना है, ये अनंत काल तक चलने वाली है अगर भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि हम कुछ करें या न करें, मुसलमान हमको इस्लाम का विरोधी, मुसलमानों का विरोधी मानता है, मानता था, मानता है और मानता रहेगा। उसके बाद आप जो है जो भी फैसला कीजिए वो ठीक है, लेकिन आप ये जो कोशिश करते हैं कि हम ये कर देंगे तो ये बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस के सहयोगी दल कुछ नहीं करेंगे, तब भी वोट उन्हीं को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे उद्धव ठाकरे तो उनको मुसलमानों का वोट मिलने लगेगा। औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने वालों को मुसलमानों का वोट मिलने लगेगा, लेकिन एपीजे कलाम को राष्ट्रपति बनाने वालों को मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और अगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, सामाजिक समरसता बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक समरसता और समाज में शांति स्थापित किए बिना कोई विकास नहीं हो सकता। ये ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये जो मुगलता आप पाले हुए हैं कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कभी नहीं होने वाला। जो कभी नहीं होने वाला है उसके पीछे आप भाग रहे हैं लगातार, और जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं नहीं हम तो ये बदल कर दिखाएंगे। हर बार मुंह के बल गिर पड़ते हैं, फिर उठकर खड़े होते हैं, धूल झाड़ते हैं और फिर उसी रास्ते पर चल देते हैं। तो आप अपना रास्ता ही बदलने को तैयार नहीं है, तो ठोकर खाने के लिए तैयार रहिए।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।